अस्सलाम वालेकुम और आप सबका खुश आमदीद। इससे पहले हमने किया था एक पॉडकास्ट जहाँ पर हमने बात की थी अर्ली चाइल्ड मैरिज के ऊपर। आज हम बात करेंगे बहुत ही अहम और बहुत ही नाजुक टॉपिक है, डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस को हम ये भी कह सकते हैं कि जी जो घरेलू जो आपके साथ शिद्दत किया जाता है। अच्छा, डोमेस्टिक वायलेंस की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन जब भी कभी हम डोमेस्टिक वायलेंस का नाम लेते हैं ना, हमारे जहन में एक ही बात आती है और वो आती है कि किसी लड़के ने किसी लड़की पे हाथ उठाया होगा। कोई माली तौर पर अगर कोई किसी को तंग कर रहा है, अगर कोई इमोशनल तौर पर किसी को तंग कर रहा है, ये चीज़ें हम इसको वायलेंस के ना दायरे में लेके नहीं आते हैं। आज हमारे साथ जो है इस टॉपिक पे बात करने के लिए एक बहुत ही काबिल गेस्ट है जिनका नाम है इकरा बानो सुहेल। इकरा, कैसी हैं आप? खैरियत से? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने फिर से एक पॉडकास्ट के लिए बुलाया मुझे। थैंक यू वेरी मच। पहले कि हम इनसे बात करें, मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा दे देता हूँ इंट्रोडक्शन। इकरा जो है ये इपरी में जॉब करती हैं। ये इपरी में काम करती हैं एज अ रिसर्च एसोसिएट अंडर चीयर इंटरनेशनल लॉ। ये खुद एक इंटरनेशनल लॉ से इनका ताल्लुक़ है और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर जो केसेस हुए हैं इन पे काफ़ी गहरी स्टडी है। और आई थिंक शायद आपने कोई एक बुक भी आपने जी को ऑथर आई थिंक एक बुक पे काम किया था, यूएन विमेन और लॉ एंड जस्टिस अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स। हाँ जी। अब आजकल लोगों में काफ़ी इन चीज़ों को लेके एजुकेशन भी आ गई है कि जी हाँ भाई ये कि जो डोमेस्टिक वायलेंस जो है एक चीज़ है। जी अगर कोई लड़का किसी लड़की पे हाथ उठाता है हम्म तो वो डोमेस्टिक वायलेंस जो है ना उसने किया है। पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये डोमेस्टिक वायलेंस आखिर है क्या और इसकी कितनी टाइप्स हैं? ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फिर से, ठीक है, कि आपने मुझे बुलाया और इतने ज़रूरी टॉपिक पे आपने बात करने के लिए बुलाया। डोमेस्टिक वायलेंस की आपने बात की तो सबसे अगर सिंपलेस्ट वर्ड्स में बताना चाहूँ तो घरेलू तशद्दुद हो गया, ठीक है ना। ये अभी तक पाकिस्तान में एक बहुत मेजर इशू है ये, ठीक है ना। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो नोटिस करने वाली है वो ये है कि कहा जाता है कि डोमेस्टिक वायलेंस के ना केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। मैं इस चीज से इतना इत्तेफाक नहीं रखती। वजह यह है कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस पहले भी आते थे, डोमेस्टिक वायलेंस पहले भी एग्जिस्ट करता था। फर्क ये था कि पहले लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी अपने राइट्स के बारे में, लोग अपनी आवाज नहीं उठाते थे। अब ये हो गया है कि अभी भी अवेयरनेस का रूम मौजूद है हमारे पास, लेकिन थोड़ी बहुत अवेयरनेस आ गई है। सही। उसकी वजह से ये हुआ है कि लोगों ने अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी है और इसीलिए हमें आजकल के जमाने में सुनने में बहुत आता है डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस के बारे में, ठीक है ना। तो डोमेस्टिक वायलेंस मौजूद पहले भी था, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि शायद पहले लोगों को क्योंकि इसके बारे में इतनी एजुकेशन थी नहीं। हाँ तो बिल्कुल। अगर तो कोई डोमेस्टिक वायलेंस का कोई अगर पार्ट भी है, कोई अगर उसका विक्टिम भी है जी, तो उसको पता ही नहीं था कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। बिल्कुल पता ही नहीं था लोगों को कि गलत हो भी रहा है उनके साथ या नहीं। उनको ये लगता होगा ये शायद नॉर्मल है, ये शायद होता ही है, ये शायद जी पार्ट ऑफ जी 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 लाइफ है। फिर आपने एक बड़ी ज़रूरी बात शुरू में इंट्रोडक्शन में ही बताई है कि अब देखिए डोमेस्टिक वायलेंस का कहीं भी जिक्र आता है ना तो आप है, मैं हूँ, कोई भी एक आम इंसान है, सबसे पहले दिमाग जाता ही इस तरफ है कि अच्छा कोई ना कोई हाथ उठाया होगा किसी ने, कोई मारपीट हुई होगी, लड़ाई हुई होगी, माइंड आपका ऑटोमेटिकली उसी तरफ जाता है हमेशा। हाँ, इसी तरह की कोई ना कोई बात, ठीक है। लेकिन ज़रूरी चीज़ ये है यहाँ पर नोट करना कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है ना वो सिर्फ आपके जिस्मानी तशद्दुद तक महदूद नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस में और काफी कैटेगरीज हैं, ठीक है। और अगर आपके साथ इन कैटेगरीज में से कोई भी चीज हो रही है ना तो आप याद रखें कि वो डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर ही आएगा फिर, ठीक है। ठीक है। अब कैटेगरीज क्या क्या हैं? सबसे पहला तो हम सबको पता है कि आपका फिजिकल वायलेंस यानी कि जिस्मानी तशद्दुद हो गया, कि आप किसी भी शख्स को फिजिकल हार्म पहुंचा रहे हैं, ये हो गया फिजिकल वायलेंस। हमारे पास साइकोलॉजिकल वायलेंस यानी कि जहनी तशद्दुद, ये भी डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आता है। अब जहनी तशद्दुद का क्या मतलब है कि आप दूसरे बंदे को इमोशनली अब्यूज कर रहे हैं, आप थ्रेट्स दे रहे हैं, आप धमकियां दे रहे हैं, डरा धमका रहे हैं, खौफ पैदा कर रहे हैं, ये हो जाता है आपका साइकोलॉजिकल वायलेंस, ठीक है। और ये भी डोमेस्टिक वायलेंस है। ओके। फिर एक और कैटेगरी आती है हमारे पास सेक्सुअल वायलेंस, जो कि हो गया आपका जिनसी तशद्दुद, ठीक है। आप एक शख्स की कंसेंट के बगैर सेक्सुअल एडवांसमेंट्स ले रहे हैं। अब ये कंसेंट यहाँ पर बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो ये हो जाता है आपका जिनसी तशद्दुद। इसमें अगर मियाँ बीवी हैं तो क्या उसमें भी क्या कंसेंट इम्पोर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेंट, क्योंकि हमारे तो लोग इन चीज़ों को आमतौर पर कहते हैं नहीं ये तो इस पे तो कोई कंसेंट की जरूरत वो लोगों में अवेयरनेस नहीं है उस चीज की, लेकिन कंसेंट ही वो लाइन है जो एक लॉफुल एक्ट को अनलॉफुल बना देती है, ठीक है। तो कंसेंट बहुत जरूरी है, फाउंडेशन है।
अब ठीक है, इन केसेस में सबसे ज्यादा मसला ये आता है क्योंकि ज्यादातर इस तरह के जो केसेस होते हैं वो 4 दीवारी के अंदर होते हैं, ठीक है। तो ये होता है कि वो एक इट्स योर वर्ड अगेंस्ट माइन, तो एविडेंस और प्रूफ का बड़ा मसला होता है। लेकिन कंसेंट बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अगर कंसेंट नहीं होगी तो वो फिर आपका सेक्सुअल असॉल्ट या सेक्सुअल वायलेंस में चला जाएगा। बिल्कुल। फिर हमारे पास आती है चौथी कैटेगरी जो कि है इकोनॉमिक वायलेंस, यानी कि माली तशद्दुद। आप एक शख्स से उसकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस छीन रहे हैं, ठीक है। पैसा उस शख्स का है, प्रॉपर्टी उस शख्स का है, लेकिन वो उसके फैसले खुद नहीं ले पा रहा, वो उसको इस्तेमाल खुद नहीं कर पा रहा। सही है। इकोनॉमिक वायलेंस किस किस तरह से हो सकता है, अगर मैं छोटी सी एग्जांपल्स दूं। सबसे ज्यादा जो देखने में आता है इनहेरिटेंस। ओके। जो हक बन रहा होता है ना, किसी का बेटा है, बेटी है, या किसी की बीवी है, वो हक छीन लेते हैं लोग उनसे। मोस्टली ऐसा रिश्तेदारों में देखा जाता है, ठीक है, कि एक दूसरे का हक छीन लेते हैं वो। तो वो इकोनॉमिक वायलेंस होगा। उसके अलावा एक हमारे यहाँ अभी तक बड़ा एक टैबू एग्जिस्ट करता है कि खवातीन को ना प्रॉपर्टी की ओनरशिप नहीं देनी चाहिए, वो संभाल नहीं सकती, वो क्या करेंगी, ठीक है ना। उससे अच्छा है कि हम रख लेते हैं, हम देख लेंगे इनके सारे जो मामलात हैं। तो ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी अगर एक लड़की को उसके बाप ने दी है प्रॉपर्टी, लेकिन उसका शौहर उससे वो कह रहता है कि नहीं मुझे ये दे दो, ठीक है, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है ये, तो वो भी इकोनॉमिक वायलेंस हो जाता है अगर आप जबरदस्ती छीन रहे हैं उससे, ठीक है। फिर इस्लाम मेंटेनेंस का हक देता है हर बीवी को, सही है, वो उसका हक है, ठीक है। वो बस बिल्ट इन चीज है कि अगर आपका निकाह हो गया ना तो मेंटेनेंस का हक है, आपके शौहर ने आपको मेंटेनेंस देनी है। तो अगर शौहर मेंटेनेंस नहीं प्रोवाइड करा, वो भी इकोनॉमिक वायलेंस में आ जाता है, वो भी गलत है, ठीक है। तो ये माली तशद्दुद की हमारे पास डिफरेंट कुछ सिंपल सी एग्जांपल्स हैं। सही है। जो शौहर है वो ये कहता है कि जी देखिए जी, हम इस बार जो है ना हमारा पास थोड़ा सा बजट कंस्ट्रेंट है, या हम जो है हम अभी इतना खर्चा नहीं कर सकते हैं, तो देखो यार ये इतना बजट है, हमको इसके अंदर ही मतलब काम करना है। तो क्या ये फिर इकोनॉमिक वायलेंस नहीं, ये इकोनॉमिक वायलेंस में बिल्कुल भी नहीं आएगा। सही। ठीक है, एक लाइन बहुत जरूरी है ड्रॉ करना, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा हैं, उनको हम अवॉइड नहीं कर सकते, वो मतलब हर सूरत में होनी है। अब सब एक घर में रहते हैं, जब बहन भाई हैं, माँ बाप हैं, मियाँ बीवी हैं, इट्स बाउंड टू हैपन कि उनकी आर्ग्यूमेंट भी होगी, उनकी लड़ाई भी होगी, बहस भी होगी आपस में, तो ये नॉर्मल जिंदगी का हिस्सा है आपका। आप उठ के कल ये नहीं कह सकते कि अच्छा मेरे शौहर ने मेरे मंथली एक्सपेंसेस में से 10,000 कम कर दिए तो इकोनॉमिक वायलेंस हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये तो आप फिर फायदा उठाने वाली बात हो गई ना, गलत बात है ये, तो ये चीज नहीं आएगी। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम ना एक लाइन ड्रॉ करें कि कौन से एक्शंस ऐसे हैं जो आपकी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा हैं और कौन से एक्शंस ऐसे हैं जो आपके डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन में आ जाते हैं। सही है, हाँ। ठीक है। ये लाइन ड्रॉ कैसे करेंगे? अब लाइन ड्रॉ करने के लिए एक चीज जो जरूरी है, हमने जो ढूंढनी है, इकोनॉमिक वायलेंस, और ज्यादा फोकस देखिए हम यहाँ पर इकोनॉमिक और साइकोलॉजिकल वायलेंस पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा कम बात इस पे की जाती है, तो हम ज्यादा फोकस इस पे इसलिए रख रहे हैं। अगर इकोनॉमिक और साइकोलॉजिकल वायलेंस की मैं बात कर रही हूँ तो यहाँ पर हमने ढूंढना है एक पैटर्न ऑफ कंट्रोल, ठीक है। आप एक बंदे से उसकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस छीन रहे हैं, आप एक शख्स को डिस्ट्रेस पहुंचा रहे हैं, उसको जहनी तौर पर आप परेशान कर रहे हैं, सही है। अब आपने एक पैटर्न ऑफ कंट्रोल ढूंढना है। कुछ अगर मैं बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल्स यहाँ पर दूं, हम इकोनॉमिक वायलेंस देख लेते हैं। चलें, शौहर कह रहा है कि बीवी को कि तुम्हें ना काम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं कमाऊंगा, ठीक है। लेकिन आहिस्ता क्या हो रहा है, खर्चे कम करते करते शौहर ने बीवी को पैसे देना बिल्कुल ही खत्म कर दिया है। ये मतलब जो उसकी बेसिक नीड्स हैं वो भी पूरी नहीं हो रही। इवन तो शौहर कमा रहा है, ये नहीं है, चले उसकी अगर जेन्युइन मसला है वो अलग चीज है, लेकिन अगर शौहर कमा रहा है फिर भी वो नहीं दे रहा, तो ये आ जाएगा आपका इकोनॉमिक वायलेंस। अगर तो शौहर का कोई जरूर मसला है भी, तो बिलफर्ज वो अपनी बीवी को अलाउ कर देगा, ठीक है जी आप भी काम कर लो जी। बीवी है वो भी अपना कोई काम शुरू करती है, वो भी जॉब करती है जी, और शौहर भी साथ में जॉब कर रहा है, दोनों अगर दोनों मिलकर घर चला रहे हैं जी, तो यहाँ पर कहाँ लाइन ड्रॉ होगी? देखिए, अगर वो मिल के दोनों हंसी खुशी से कंसेंट के साथ कर रहे हैं ना, और बीवी खुश है उसमें, तो कोई मसले की बात ही नहीं है। मसला तब आएगा अगर शौहर भी कमा रहा है, बीवी भी कमा रही है, लेकिन घर के सारे खर्चे कौन? बीवी उठा रही है, शौहर अपने पैसे लगा ही नहीं रहा, सही है। वो फिर इकोनॉमिक वायलेंस हो जाएगा। जहाँ कोई एक दूसरे का फायदा उठा रहा है, वहां पर वो चीज आ जाएगी, इकोनॉमिक वायलेंस। अब देखिए, कभी आपके रिलेशनशिप में मुश्किल वक्त भी आ सकते हैं, शौहर का नहीं काम चल रहा, ठीक है ना, तो बीवी स्टेप इन करती है। इस तरह की सिचुएशंस में भी इकोनॉमिक वायलेंस पर नहीं होगा, क्योंकि बीवी अपनी खुशी से कर रही है, अपने शौहर का साथ दे रही है, वो सही है। एक और एग्जाम्पल अगर मैं दूं, किसी के अगर बूढ़े माँ बाप हैं, उनकी पेंशन आती है, ठीक है, तो बच्चे जवान हैं, तो वो कहते हैं आपने क्या करना है पेंशन का,
हाँ वो हमें दे दें, और वो उनसे पेंशन छीन रहे हैं। एक और जो बहुत कॉमन एग्जांपल है, जिसना मैंने इनहेरिटेंस की एग्जांपल दी आपको, इनहेरिटेंस में हिस्सा आ रहा है, बिल्कुल। बहुत सी खवातीन को पता ही नहीं होता कि अच्छा हमारे हिस्से में कितनी चीज आनी है। तो अगर उस, जिस तरह मैंने बताया कि उसका 5 लाख हक बन रहा है, लेकिन कोई उसका भाई या चाचा या ताया उसको सिर्फ 2 लाख देके कह रहा है कि अच्छा तुम्हारा ये हिस्सा था, वो खुशी खुशी बैठ जाएगी, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि उसका असली में तो हक 5 लाख रुपए बनता था। तो ये भी आपका इकोनॉमिक वायलेंस में आता है। आपने उस औरत को उसका इनहेरिटेंस का हक नहीं दिया। और इसका मतलब भी हरगिज नहीं है कि वो जो लड़की है वो उसे कोई ग्रीड है क्या वो है जी। अगर वो बोल भी रही है कि जी मेरा इतना बनता है हक, हाँ, तो इट्स नॉट ग्रीड, जो उसका बनता है उसका हक है, इट्स नॉट ग्रीड। हाँ, अगर तो वो हंसी खुशी वो कर रही है ना कि चलो मेरे भाई के भी हालात अच्छे नहीं, उसको ज्यादा जरूरत है, मैं दे देती हूँ, वो अपनी मर्जी से कर रही है, तब बात अलग है। मतलब जो भी बात करनी है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू अगर हो रही है जी, तो ठीक है, लेकिन जहाँ पर भी आप किसी का फायदा उठा रहे हैं जी जी जी, वो पे बात गलत है जी। इकोनॉमिक वायलेंस के अंदर ना मेरा भी एक केस मैंने एक देखा था, जहाँ पर एक लड़की ने अपने शौहर को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि जो उसकी बेसिक नीड्स थी ना उसके लिए भी उसे अपने उस को बोलना पड़ता था कि भाई मुझे जो है ना इन चीज़ों के लिए मुझे आप पैसे दे दो। अब देखिए शौहर के होते हुए, शौहर के होते हुए बिल्कुल ठीक है, शायद शौहर अगर उस टाइम पे ये कर देता कि जी आपका इतना खर्चा है जी, देखो जी अभी मेरे हालात टाइट है, इतना खर्चा है, इतने में कर लो, तो बात अलग थी। आई थिंक ये चीज़ जो है इकोनॉमिक वायलेंस के अंदर आती है, आ सकती है बिल्कुल। एक मैं और एग्जांपल चलें, एक स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि हमने कहा ना कि एक एक्शन कन्वर्ट कब होता है डोमेस्टिक वायलेंस में, तो एक सिंपल सी बहुत एक्सप्लेन करते हैं हम स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल। आप फर्ज करें कि एक लड़की है, शी इज अ वर्किंग वुमन, वो शुरू से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रही है, ठीक है, अपनी जॉब करती है, अपना कमाती है, अपना सारा खर्चा खुद देखती है। उस लड़की की शादी हो जाती है, ससुराल वाले शुरू शुरू में पहले स्टेप में वो क्या कहेंगे, पहले एक स्टेप में वो कहेंगे कि तुम हमारी बेटियों की तरह हो, दूसरे स्टेप में वो कहेंगे कि अच्छा बेटा जो हमारा है वो तुम्हारा है, जो तुम्हारा है वो हमारा है। तीसरे स्टेप में वो कहेंगे कि थोड़ा थोड़ा ना तुम घर में ना कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दो। अच्छा, उसने कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया फिर अपनी अच्छाई में। चौथे स्टेप में ये होगा कि आहिस्ता आहिस्ता घर की पूरी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने उस लड़की पर डाल दी। थोड़े टाइम के लिए वो लड़की शायद खुशी खुशी कर रही हो, लेकिन कुछ अरसे बाद वो लड़की की मजबूरी बन जाएगी। फिर उसके घर वाले उसे शायद धमकाना डराना शुरू कर दें कि अगर तुमने घर का खर्चा नहीं उठाया तो हम तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के घर वापस भेज देंगे, तुम्हें तलाक दिलवा देंगे। अब क्या हुआ है, वो एक लड़की फंस चुकी है। देखिए पैसे वो अपने खुद के कमा रही है, लेकिन उस पैसे पे अब कंट्रोल किसका है? बिल्कुल उसका तो है ही नहीं ना कंट्रोल। तो उस लड़की से उसकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस छीन ली गई। इस तरह की सिचुएशंस होती हैं जिसमें आपका इकोनॉमिक वायलेंस कंसिडर किया जाता है। फिर सबसे पहले जो हमारी शुरू होती है एजुकेशन, वो होती है इस्लाम से जी, या मैं कहूँ जो हमारी रिलीजियस एजुकेशन होती है जी। पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को कहते हैं कि देखो बेटा तुम्हें ये काम नहीं करना क्योंकि वरना अल्लाह में खुश नहीं होंगे। हाँ। लड़कों की और लड़कियों की जो है तरबियत हमेशा अलग अलग हो रही होती है। लड़का है ना, देखो बेटा तुम्हें जो है ना तुम हो ब्रेड विनर, तुम्हें कमान अपने, तुम्हें घर की कमान तुम्हें लेनी है, तुम्हें फैसले लेने हैं, ठीक है। जो लड़कियां हैं वो फैसले लेने में कमज़ोर होती है, तुम्हें करना है, ठीक है ना, तुम्हें लेने फैसले, पावर तुम्हारे पास है, तुम्हें करना है। और लड़की को कहा जाता है देखो बेटा आपने जो है ना आपने सिर्फ अपने शौहर की बात माननी है, आपको एक अच्छी बीवी बनना है, आपको उसका ख्याल रखना है, आपको उसके घर वालों का भी ख्याल रखना है। एक जो टर्म इस्तेमाल की जाती है मिजाजी खुदा, बिल्कुल, वो आपके मिजाजी खुदा है। अल्लाह के बाद अगर किसी को सजदा करने का हुक्म है तो वो शौहर को है, मतलब इस तरह की बातें जो है ना सुनने को मिलती हैं। बिल्कुल इस तरह की बातें जो है। तो अब ये वो बातें जो माँ ही अपनी बेटी को कह रही होती है, पावर खुद ही जो है ना, पावर वो उसके माइंड को वो फीड करी होती है कि बेटा तुम्हारे पास पावर नहीं है, पावर उसी के पास है और तुमने पावर देनी भी उसी को ही है, तुमने उसी की सारी बातें माननी है जी। ये जो एक इन्फ्लुएंस होता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब इन्फ्लुएंस देखिए काफी मल्टीपल चीजें हैं। एक तो जिस तरह आपने कहा सबसे पहले रिलीजन, फिर आपकी सोसाइटी, आपकी एजुकेशन में आपके स्कूल क्या कह रहा है, और आपका घर से एजुकेशन भी तो होती है ना एक। आपने क्योंकि सबसे पहले रिलीजन का कहा तो मैं उसकी बात करूंगी। अब इस्लाम जो है ना, इस्लाम को कहा जाता है कि इट्स अ रिलीजन ऑफ पीस। बिल्कुल, इस्लाम की जो बुनियाद है वो दरगुजर कर देना है, ठीक है। तो मसला कहाँ आता है? मसला यहाँ आता है कि इस्लाम की ना बहुत सारे लोगों ने की है इंटरप्रिटेशंस, और यहाँ पर आपका इशू स्टार्ट हो जाता है। सही है, सबकी मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशंस हैं। और जिस तरह आपने कहा कि माँ बाप अपने बच्चों को सिखा रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं, तो अब अगर एक बच्चे को एक चीज बताई जा रही है तो वो उसकी गलती तो नहीं ना। बिल्कुल, उसको जो चीज बताई जा रही है वो तो उसी को समझेगा, उसी को ठीक मानेगा और उसी को इम्प्लीमेंट करेगा।
अब हमारे यहाँ होता क्या है कि माँ बाप ही बहुत सी हदीस, माँ बाप नहीं आपके टीचर्स जनरली जो आपके बड़े हैं, बहुत सी ऐसी हदीस कोट करते हैं, ठीक है, जिनकी ऑथेंटिसिटी का क्वेश्चन होता है बिल्कुल। लेकिन उस बच्चे को तो इस बात का नहीं पता ना, अभी वो तो छोटा है। बिल्कुल। तो लोगों में ये अवेयरनेस नहीं है कि अगर आपके सामने एक हदीस आ रही है तो आप उसकी तहकीक करो, और इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि इस्लाम खुद इल्म को प्रमोट करता है। चाहे वो हदीस आपके माँ बाप ही क्यों ना कोट कर रहे हो, बिल्कुल, वो भी गलत हो सकते हैं, शायद उनको भी ना पता हो, तो आप इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। आप तहकीक करें, अपनी पूरी तसल्ली के साथ करें, क्योंकि इस्लाम तो खुद इल्म को प्रमोट करता है, तो इसकी तहकीक करने में कोई गलत बात नहीं है। तहकीक करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हदीस जो है ना, हदीस की मल्टीपल टाइप्स हैं। एक हमारे पास हदीस की जो कैटेगरीज हैं वो बनी हुई है ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट, इस जिसे हम कहते हैं मतन, और दूसरी जो हदीस की कैटेगरीज बनी हुई है ना, वो बनी हुई है ऑन द बेसिस ऑफ चेन ऑफ ट्रांसमिशन, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे आते 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 बीच में कहीं चेन ऑफ ट्रांसमिशन टूटी है या नहीं टूटी, और उनकी बेसिस पे हमें बताया गया, ये इस्लामिक लॉ कहता है, ये मैं नहीं कह रही, ठीक है, इस्लामिक लॉ ने हमें बताया है कि सबसे अच्छी और सबसे रिलायबल कौन सी हदीस है और सबसे वीक कौन सी हदीस है। जो अच्छी रिलायबल हदीस है ना, उस पर आप आंखें बंद करके यकीन कर सकते हैं, लेकिन जो हदीस रिलायबल नहीं है, आप उसको क्वेश्चन कर सकते हैं। बिल्कुल। और आप करें ना कि अच्छा इसके कंटेंट में आप कुरान से वो करें कंपैरिजन, आपके पास कुरान मौजूद है। मैं भी ये कहने वाला था कि आपके पास सबसे जो अहम किताब है वो कुरान है, सबसे बड़ी किताब मौजूद है आपके पास, आप उससे कर लें कंपेयर कि अच्छा ये हदीस इसको सप्लीमेंट कर रही है या नहीं कर रही, या बिल्कुल ही कोई ऑपोजिट बात कर रही है या नहीं कर रही। बिल्कुल। तो आप तहकीक करें, इसमें कोई गलत बात नहीं है। जहां तक बात की जाती है अबाउट वायलेंस इन इस्लाम, मैंने अभी भी कहा कि इस्लाम इज बेस्ड ऑन पीस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि आप में से सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा है। अब इस एक ही वर्स में आपके साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक, सेक्सुअल, फिजिकल वायलेंस सबका शक खत्म हो जाता है। बिल्कुल। क्योंकि अगर आप ये सब चीजें नहीं कर रहे हो तो आप अपने घर वालों के लिए अच्छे हो। बिल्कुल। तो आप बाहर जितनी भी अच्छे हो, लेकिन आप अगर अपने घर वालों के लिए अच्छे नहीं हो, बिल्कुल, तो ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के ज़माने में बहुत इस तरह होता है कि बाहर आप दुनिया में बहुत अच्छे हो, लेकिन आपका घर वालों के साथ अपने सलूक इतना बुरा होता है। बिल्कुल। तो क्या फायदा है इससे उसका? तो इस्लाम ये कहता है कि सबसे पहले अपने घर वालों के साथ अच्छा हो, ठीक है। इस्लामिक जो पर्सपेक्टिव है ना, उसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए एक जजमेंट यहाँ पर कोट करूंगी, हमारी पाकिस्तान की फेडरल शरीयत कोर्ट की जजमेंट है। इसका नाम है प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम खान वर्सेस द प्रोविंस ऑफ पंजाब। ये 2022 में मेरा ख्याल है केस आया था, तो काफी रीसेंट है। अब इस केस की जो बुनियाद थी ना, वो बनी थी एक एक्ट पे। एक एक्ट है हमारा पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एक्ट, जो ये स्पेसिफिकली डोमेस्टिक वायलेंस के लिए बनाया गया। पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट वायलेंस एक्ट। तो ये एक्ट सिर्फ खवातीन के लिए नहीं, अच्छा, नाम में आ रहा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट वुमेन, और ये चीज माइंड में रख के बनाया गया था कि ज्यादातर खवातीन होती हैं विक्टिम्स, लेकिन इसमें जो प्रोटेक्शन है ना इस एक्ट के अंदर, वो सिर्फ खवातीन को नहीं दी गई। बेशक अगर कोई लड़का है जिसके ऊपर तशद्दुद हो रहा है तो वो इस एक्ट के अंदर क्लेम ला सकता है। सही है। तो ये बहुत जरूरी बात है नोट करने वाली, कि बेशक नाम के अंदर वुमेन मौजूद है, इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छा लड़कों के साथ होता है तशद्दुद कह रहे, तो नहीं, वो भी इंक्लूडेड है इसमें। सही है। तो इस केस में हुआ ये था कि जो पिटिशनर्स थे ना, काफी सारे लोग थे, उन्होंने कहा कि ये जो एक्ट है ना डोमेस्टिक वायलेंस वाला, ये है अनइस्लामिक। ये हमारी इस्लाम की इंजंक्शंस को ना खराब कर रहा है। सही। तो ये उनके अलाइंड नहीं है। उन्होंने अपना क्लेम बेसिकली किया कुछ ग्राउंड्स के ऊपर, जो दो मेन ग्राउंड्स थे उनका मैं बताऊंगी। सबसे पहला ग्राउंड उन्होंने ये बताया कि ये जो एक्ट है ना डोमेस्टिक वायलेंस वाला, ये एक एनजीओ ड्रिवन नैरेटिव को लेके चल रहा है। और वो नैरेटिव क्या है कि हमेशा औरतें बेचारी होती हैं और मर्द जुल्म करने वाले होते हैं, मर्द हमेशा जालिम है। वो ये कह रहे थे कि ये एक्ट इस चीज को प्रमोट कर रहा है कि मर्द हमेशा जालिम होगा, औरतें बेचारी होती हैं, हमेशा उन्हीं पे तशद्दुद हो रहा होता है। तो ये उनका एक पॉइंट था। दूसरा पॉइंट उनका ये था कि ये एक्ट ना हमारी फैमिली वैल्यूज खराब कर रहा है। और मजे की बात ये कि इन लोगों के लिए फैमिली वैल्यूज हैं क्या। इनका ये कहना है कि अगर कभी बहस में बीवी आगे से कुछ आर्ग्यू कर दे, या अगर इस तरह की लैंग्वेज में बोलूँ तो आगे से जुबान चलाए, तो मर्द का हक है कि वो हाथ उठा सकता है। तो ये इनके लिए फैमिली वैल्यूज हैं। अगर एक बीवी आपसे आर्ग्यू कर रही है
तो मर्द उस पे हाथ उठा दे। उठा और दे। ये सही है। हाँ, ये वो लोग कह रहे हैं पेटिशनर्स, उनके हिसाब से ये हमारी फैमिली वैल्यूज हैं। हाँ, क्या बात है। हाँ, कि हाथ उठा दें आप, अगर ज्यादा आगे से बदतमीजी हो रही है या कुछ तो आप हाथ उठा दें। क्या तो बात है। इन बेसिस पे ना उन्होंने कहा कि ये एक्ट ठीक नहीं है। ठीक है। फिर हमारे पास हुआ ये कि कोर्ट ने ना बड़ी खूबसूरती से, मैं कहूँगी, इसका रिस्पॉन्स दिया। पिटिशनर्स ने भी रिलाई किया था कुरान और सुन्ना के ऊपर। उन्होंने सूरह बकरा, सूरह निसा, सूरह इसरा, इन सब के रेफरेंसेस दिए। कोर्ट ने भी जो क्लेम्स हैं इनका जो जवाब दिया ना कोर्ट ने, वो भी कोर्ट ने कुरान और सुन्ना की रेफरेंस से ही दिया। कोर्ट ने यहाँ पर सबसे ज्यादा अहमियत दी सूरह निसा को। सूरह निसा का स्पेसिफिकली वर्स 34 और 35, वर्स 34 और 35। सूरह निसा में ना एक वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। उस वर्ड को अरबी का वर्ड है कवाम। कवाम का मतलब होता है मैनेजर या डायरेक्टर। ठीक है। अब कवाम का जो स्टेटस है ना इस्लामिक लॉ में, वो दिया गया है आपके हेड ऑफ द फैमिली यानी कि एक मर्द को। बट कवाम होना डज नॉट जस्टिफाई कि आप एक औरत पे हाथ उठा सकते हैं। एक हेड ऑफ द फैमिली को हम ये भी कह सकते हैं कि लीडर ऑफ द हाउस। बिल्कुल, लीडर ऑफ द हाउस। ठीक है जी। अच्छा, अब बिफोर मूविंग ऑन कि कोर्ट ने सूरह निसा की क्या इंटरप्रिटेशन की, मैं सूरह निसा यहाँ पर वर्स 34 और 35 ना वर्ड टू वर्ड उसका मैं तर्जुमा पढ़ूंगी अभी। अच्छा, सबसे पहले है हमारा सूरह निसा का वर्स 34। ये मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ रही हूँ, जो सूरह है उसकी ट्रांसलेशन। मर्द औरतों पर निगहबान हैं इस वजह से कि अल्लाह ने उनमें एक को दूसरे पर फजीलत दी, और इस वजह से कि मर्द औरतों पर अपना माल खर्च करते हैं, तो नेक औरतें शौहरों की अताअत करने वाली और उनकी अदम मौजूदगी में अल्लाह की हिफाजत और तौफीक से हिफाजत करने वाली होती हैं। और जिन औरतों की नाफरमानी का तुम्हें अंदेशा हो तो उन्हें समझाओ, अगर वो ना समझें तो उनसे अपना बिस्तर अलग कर लो, और अगर वो फिर भी ना समझें तो उन्हें मारो। फिर अगर वो तुम्हारी इताअत कर लें तो अब उन पर ज्यादती करने का रास्ता तलाश ना करो, बेशक अल्लाह बहुत बुलंद और बहुत बड़ा है। अब वर्स 35, इसके फौरन बाद ये वर्स आता है। और अगर तुमको मियाँ बीवी के झगड़े का खौफ हो तो एक मुनसिफ मर्द के घर वालों की तरफ से भेजो और एक मुनसिफ औरत के घर वालों की तरफ से भेजो। ये दोनों अगर सुलह करना चाहेंगे तो अल्लाह उनके दरमियान इत्तेफाक पैदा कर देगा, बेशक अल्लाह खूब जानने वाला और खबरदार है। ये सूरह निसा की एग्जैक्ट ट्रांसलेशन मैंने पढ़ी है अभी। कोर्ट ने इन दो वर्सेस पे रिलाई किया है। अब इसके अंदर लेकिन जो ये इस्तेमाल किया गया है कि मारो, तो ये कौन सा वर्ड है ये अरबी का? अच्छा, ये जो वर्ड यूज किया गया है ना, सबसे ज्यादा इसी की इंटरप्रिटेशन की बात होती है, और इसी की इंटरप्रिटेशन की बेसिस पे ना हमारे कुछ स्कॉलर्स या कुछ सेक्ट्स हैं जो अलाउ करते हैं वायलेंस को। लेकिन आप याद रखें कि मेजॉरिटी जो हमारे पास स्कॉलर्स का व्यू है ना, और ये मेरा व्यू नहीं है, ये स्कॉलर्स का व्यू है, वो डोमेस्टिक वायलेंस को अलाउ नहीं करते। अब मैं आपको बताऊंगी किस तरह। अब सूरह निसा में जो वर्ड यूज हुआ है ना कि उसको मारो, अरबी का जो वर्ड है ना वो है वाइद रिबुहुन्ना। ये डिराइव हुआ है फ्रॉम द वर्ड दर्ब। अब दर्ब जो है ना वर्ड अरबिक में मल्टीपल मीनिंग्स है दर्ब के, ठीक है, और इसी वर्ड की वजह से मुख्तलिफ निकली हैं इंटरप्रिटेशंस। सही है। एक मीनिंग है आपका इसका टू स्ट्राइक यानी कि मारना, एक मीनिंग है आपका इसका टू सेपरेट, अलग हो जाओ, ठीक है, और एक और मीनिंग है इसका टू लीव, छोड़ दो। तो इन तीनों की बेसिस पे ना डिफरेंट बनी हुई इंटरप्रिटेशंस। कोर्ट ने कहा कि इस्लाम ने इतना हमें खूबसूरत स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया हुआ है कि अगर मियाँ बीवी में लड़ाई होती है या फिर आपकी अगर बीवी है वो रेजिस्ट कर रही है या बेसिकली हस्बैंड की बात नहीं मान रही, मतलब कोई भी मसला है, कोई भी मसला है, लड़ाई झगड़ा है, तो सूरह निसा में ही ना हमें उन्होंने स्टेप बाय स्टेप डिस्कोर्स बताया हुआ है। सबसे पहला ये है कि शौहर बीवी को वर्बली समझाए, प्यार से समझाए कि आओ बैठो हम रिजॉल्व करते हैं मसला, क्या मसला है, ठीक है। वो नहीं होता तो दूसरा है कि वो इबादत के बिस्तर अलग कर लो अपना। अगर उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो फिर उसके बाद जिक्र किया गया है वो मारो वाला। अब मैंने बताया कि डिफरेंट सेक्ट्स और डिफरेंट स्कॉलर्स हैं जिनका अलग अलग व्यू है। सही है। इस्लामिक लॉ में भी हमारे पास ना डिफरेंट हैं स्कूल ऑफ थॉट्स मौजूद है। शिया सुन्नी का जिस तरह सुनने में आता है तो उसके अंदर और कैटेगरीज भी होती है हमारी। आपका हनफी, हम्बली, शाफी, इतना शारी, मालिकी, डिफरेंट डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, तो उनकी ना फिर डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हैं स्पेसिफिक मारने वाली चीज के ऊपर। जो हमारा शाफी और हम्बली स्कूल ऑफ थॉट है ना,
वो कहता है कि यहाँ पर जो मारने का जिक्र किया गया है ना, वो सिर्फ सिंबॉलिक है। सही। सिंबॉलिक का मतलब ये कि आपने असल में नहीं मारना, आपने असल में नहीं मारना। और वो इस चीज को सपोर्ट करते हैं एक हदीस से भी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि जो मार होगी ना वो गैर मुबर्री होगी। गैर मुबर्री का मतलब जिससे पेन ना हो, जिससे कोई निशान ना पड़े, जिससे आपको दर्द ना हो। वो इस हदीस पे रिलाई करते हैं। ठीक है। अगर दर्द हुआ है या कोई निशान पड़ा है तो वो चीज आपकी फिर तशद्दुद की कैटेगरी में चली जाती है। और इस्लाम जो है ना वो तशद्दुद तो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करता। वो तो बिल्कुल ही आउट ऑफ द क्वेश्चन है। ठीक है। तो हमारे पास जो हम्बली और शाफी व्यू है ना वो तो साफ साफ हमें कहते हैं कि हिटिंग सिंबॉलिक। और हम्बली और शाफी के अलावा जो मेजॉरिटी स्कॉलर्स है ना, मेजॉरिटी वो भी यही व्यू रखते हैं कि यहाँ जो जिक्र हुआ है ना, दर्ब का जो वर्ड यूज हुआ है वो सिंबॉलिक की कैटेगरी में ही यूज हुआ है, क्योंकि इस्लाम तो एडवोकेट करता है पीस को। तो में से सबसे अच्छा वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा है। बिल्कुल। ठीक है, आप खवातीन के साथ अच्छा बर्ताव रखें, तो ये चीज को यूज करके स्कॉलर्स बेसिकली सपोर्ट करते हैं अपनी इस आर्ग्यूमेंट को। सही है कि ये सिंबॉलिक हिटिंग की बात है। और ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब ये उनकी इंटरप्रिटेशन है। बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी आदम बताया कि जो इसकी रूट है, इसकी रूट मीनिंग में ये भी है कि सेपरेट होना भी है, छोड़ना भी है जी। हम उसकी रूट में नहीं जाते कि रूट में नहीं जाते कि उसका हो सकता है शायद उसका कोई और मतलब भी हो, उसका कोई और मतलब भी हो जी, क्योंकि हम कोई अरबी स्पीकर नहीं है। इसके आगे भी फिर एक और चीज उन्होंने फर्दर बताई है ओके कि अगर इससे भी नहीं हो रहा ना रिजॉल्व मसला, तो एक बीवी अपनी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव मंगाएगी, एक शौहर अपनी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव मंगाएगा, और वो मिल बैठ के सुलह करने की कोशिश करेंगे। ओके ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास रिकंसिलिएशन है ना, यानी सुलह करना, वो इस्लामिक लॉज को बहुत अहमियत देता है। अगर हम डिवोर्स का लॉ भी देखें ना, जो ट्रेडिशनल इस्लामिक लॉ था, उसमें भी यही है कि बार बार कोशिश की जाती है पहले कि मियाँ बीवी की आपस में सुलह हो जाए और तलाक तक बात ना पहुंचे। तो इसी तरह यहाँ पर भी वो मीडिएशन की तरफ जा रहे हैं कि बुलाओ दोनों की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव्स को, आपस में मिल बैठ के बात करें और इस मसले को हल करने की कोशिश करें। तो ये फिर आपका आखिरी स्टेप आ जाता है इसमें। ये वाला सूरह निसा के ऊपर रिलाई करके ना फिर कोर्ट ने अल्टीमेटली कहा कि नहीं, एक्ट बिल्कुल ठीक है एंड इट इज नॉट अगेंस्ट इस्लाम। तो जो पिटिशनर्स ने पिटिशन फाइल की तो कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, आपकी ये बात गलत है। अच्छा, ये तो कवर कर रहा है ना हमारे फिजिकल और साइकोलॉजिकल वायलेंस को। इकोनॉमिक वायलेंस की बात करते हैं हम, जिसको माली तशद्दुद कह रहे हैं हम। प्री इस्लामिक अरेबिया जो था ना, यानी इस्लाम आने से पहले, उसमें औरतें सोच भी नहीं सकती थी कभी कि उनको प्रॉपर्टी के राइट्स मिलेंगे, ओनरशिप मिलेगी। सवाल ही पैदा नहीं होता था। उनको तो जिंदा होती है उनको दफन कर दिया जाता था, मार दिया जाता था। इतनी जहालत थी। तो इस्लाम पहला मजहब था, यकीन करें, पहला मजहब था जिसने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया कि खवातीन भी ओनरशिप रख सकती हैं प्रॉपर्टी की। तो मुझे बताएं, एक ऐसा रिलीजन जिसने औरतों की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए इतना बड़ा स्टेप लिया, वो कैसे उनसे वो छीन सकता है? बिल्कुल हो ही नहीं सकता ऐसा। बिल्कुल। तो एक बात ये, दूसरी ये मेंटेनेंस का जिक्र मैंने जिस तरह पहले भी किया, आपका हक है, जिस टाइम निकाह होता है आपका हक बन जाता है वो। बिल्कुल ठीक है, तो फिर इस्लाम कैसे छीन सकता है आपसे ये चीजें? जो हक इस्लाम ने खुद दिया है वो कैसे छीनेगा? ऐसे ही है। तो इकोनॉमिक वायलेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस खवातीन की बहुत जरूरी है एज पर इस्लाम एज वेल। अब लेकिन मुझे एक बात बताइए, अभी हमने बात की कि जी पेरेंट्स जो है वो क्या तरबियत देते हैं, वो क्या एजुकेट करते हैं, वो कैसे एजुकेट करते हैं। अब वो जो बच्चा स्कूल में आएगा, स्कूल में आने के बाद उसको बहुत चीज़ों के बारे में बताया जाएगा, केमिस्ट्री के बारे में, फिजिक्स के बारे में, कंप्यूटर के बारे में, लेकिन उससे कभी इंसान का बच्चा कैसे बनना है इसके बारे में बताया जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कोई हमें सिखाया ही नहीं जाता कि भाई हमने अपने आप को कंडक्ट कैसे करना है एज ए ह्यूमन बीइंग इन द सोसाइटी। एक सोसाइटी का हमने अच्छा फर्द कैसे बनना है, उस पर तो बात ही नहीं होती। क्योंकि वही बच्चा जो है कल को खड़ा होकर वो बाप बनेगा, वो किसी का शौहर बनेगा, वही लड़की जो है बड़े होकर किसी की माँ बनेगी, किसी की बीवी बनेगी। एक बच्चे को ये मालूम हो कि उसके क्या राइट्स हैं और उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है टुवर्ड्स दी सोसाइटी। अब देखिए, हमने ये चीज तो क्लैरिफाई कर दी कि रिलीजन इस चीज को प्रमोट नहीं कर रहा, तो फिर अब जरूरी है बात कि फिर कहते हैं ना, फसाद की जड़ है क्या, कहाँ से आ रहा है मसला? रिलीजन तो नहीं हमें बातें बता रहा, तो मसला है सोसाइटी में। और सोसाइटी में क्यों है? अगेन, रिलीजन नहीं ला रहा, तो आ रहा है हमारे कल्चर से। ये जो हमारा प्री पार्टीशन था ना, उसके इन्फ्लुएंस अभी तक मौजूद है हमारे कल्चर में, और काफी हैवी इन्फ्लुएंस मौजूद है।
जो हमें बचपन से बड़े होते हुए कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जो आपने भी सुने होंगे, मैंने भी सुने होंगे, इर्द गिर्द बहुत सुनने को मिलते ऐसे ही हैं। है। तो वो बचपन से ही ना आपके दिमाग में इनग्रेन कर दी जाती हैं हाँ। बातें, और वो इस तरह की चीजें फिर कि वो जिस तरह आप बड़े होते हो आपको लगता है कि हाँ ये चीज ठीक है। यही अब आप देखिए, बिल्कुल। जिस तरह अगर इकोनॉमिक वायलेंस की बात करें तो बहुत सी चीजें जो सुनने को मिलती हैं, वो ये कहते हैं कि अच्छा बेटियों को ज्यादा ना पढ़ाओ, वो बिगड़ जाएंगी। बिल्कुल। फिर ये सुनने में आता है कि औरत अगर कमाने लगेगी तो उस पर काबू नहीं रहेगा किसी का। फिर ये सुनने में आता है कि नौकरी करने वाली औरत कभी अच्छी बीवी नहीं हो सकती। ठीक है। फिर ये सुनने में आता है कि पैसे हमेशा ना मर्द के हाथ में ही होने चाहिए। लड़कियों में फिर ये होता है कि अच्छा अगर शादी हो गई है और वो अपनी वॉयलेंस से बचने के लिए वो अलैदगी लेना चाह रही है, तो वो कहते हैं कि नहीं, तलाक का तुम्हारे ऊपर ठप्पा लग जाएगा, फिर क्या होगा। हाँ। ये चीजें ना बचपन से बड़े होते होते ये तो घर में हमारी सुनी जा रही होती हैं। तो अगर फिर बच्चा जब ये चीजें सुनने के बाद स्कूल जाता है, स्कूल में क्या सुन रहा है? फिर वो स्कूल में तो इन चीजों के ऊपर बात होती ही नहीं है। हाँ, अगर आप किसी प्रॉब्लम को इग्नोर कर रहे हो ना, इसका मतलब है कि आप उसको बढ़ावा दे रहे हो। बढ़ावा दे रहे हो। मतलब ये लाजमी नहीं कि अगर आप नहीं बता रहे हो तो आप समझो कि चलो यार मैं जी बच जाऊंगा। जी क्योंकि स्कूल में जाने के बाद जहाँ उसको कुछ एजुकेट होना चाहिए था, जी, वहां भी उसको वो तालीम नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही तालीम। अब क्या फायदा हम ये केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, सीडीसी पढ़ रहे हैं, जब आपको यही नहीं पता कि आपने एक सोसाइटी में रहना कैसे है, रहना कैसे है। दूसरे इंसानों के साथ आपने बिहेव किस तरह करना है। बिल्कुल। तो इस चीज का ही नहीं पता आपको। अब स्कूल में ये है कि हमारा जो ये करिकुलम है, इसमें कहाँ बात होती है मेंटल हेल्थ की या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की। आप यकीन करिए, लाइफ की स्टेज पे मैं हूँ, लोगों को ये भी नहीं पता होता कि अपने टैक्सेस किस तरह फाइल करने होते हैं। इतनी छोटी छोटी चीजें हैं जो बिल्कुल। बेसिक्स हैं आपकी, बिल्कुल। इनके बारे में बताया ही नहीं जाता कभी। बिल्कुल। तो ये बहुत एक रूट कॉज है कि स्कूल करिकुलम में बहुत जरूरी है इस चीज को इंट्रोड्यूस कराया जाए। बिल्कुल। आप उसको कोई भी नाम दे दें। देखिए, अगर आप इस्लाम पढ़ा सकते हैं, इस्लामिक टीचिंग्स, तो आप एक एथिक्स का अलग सब्जेक्ट क्यों नहीं रख बिल्कुल। सकते? बिल्कुल। इसको अभी तक प्रॉब्लम माना ही नहीं है शायद। ये भी बात आपकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम क्वेश्चन ही नहीं करते आगे। बिल्कुल। जो हमें बताया जा रहा है, हाँ बस ठीक है, वो तहकीक है, क्यूरियोसिटी, और एक वो भी होता है ना कि अच्छा हमें बड़े ने बात बता दी है तो ये ठीक होगी। हाँ। ठीक है, बड़े की इज्जत हमेशा करनी बिल्कुल। चाहिए, लेकिन आप एटलीस्ट आपको अगर शक हो रहा है किसी चीज हाँ। पे, तो अपने आप पर्सनल, उसको आप जवाब ना दो, लेकिन अपने आप पर्सनल लेवल पे तो नहीं, तहकीक करो ना उस चीज बाजू की। का ये होता है कि देखें, शायद एक इंसान बहुत अच्छा हो, हाँ अब मैं शायद एक बहुत अच्छा इंसान हूँ, जी ठीक है ना। अब मुझे अगर इंटरनेशनल लॉ के बारे में नहीं पता तो मुझे नहीं पता। तो आई थिंक हमारे यहाँ ना इस चीज़ को मानना बहुत ज़रूरी है कि भाई अगर आपको किसी चीज़ पर नहीं पता है, दैट्स फाइन। दैट्स फाइन, जिसको पता है आप उससे पूछ लो, उससे पूछ ठीक लो। है ना। और आपको हर चीज़ पता होना लाजमी नहीं हमारे है। यहाँ ना लोगों को पूछने में भी शर्म आती है। अब इस तरह क्लास में होंगे ना, अगर किसी को कोई चीज नहीं समझ आ रही तो वो हिचकिता, वो बच्चा वो करता है, घबराता है पूछने में कि मुझे बेवकूफ समझेंगे लोग, और ये तो आई ये थिंक इसमें एक बात ये भी होनी चाहिए कि जो बाजू का टीचर्स हैं वो भी एक तरह का बोनस क्रिएट करते हैं कि जहाँ पर वो अगर एक बच्चा सवाल भी पूछा है ना और उसका सवाल अगर अच्छा नहीं है, आमतौर पर टीचर्स इरिटेट हो जाते हैं। अब देखिए, आप बचपन से इतना डर पैदा कर रहे हैं उस छोटे से बच्चे के उसमें बिल्कुल। कि मेरे टीचर से एक बेसिक सवाल नहीं पूछना हाँ। कि मुझे एम्बैरेसमेंट ना फेस करनी पड़े। वो बड़े होके उसमें क्या कॉन्फिडेंस रहेगा, बिल्कुल। क्या वो आगे से क्वेश्चन कर बिल्कुल। सकेगा? बस फिर वो उसे जो बता रहा है वो बस उसी बस को वो उसी को एब्जॉर्ब मतलब करे जा की रहे जा हैं। रहा है, की जा रहा है, की जा रहा ऐसा है। ही है, और वो आगे फिर वही पास करेगा। इसी तरह अगर हम फिर आज जाए ज़हनी तशद्दुद वाली, जो हाँ। हमारे पास इन्फ्लुएंस कहाँ से आता है, हाँ। इसमें भी बचपन पहले घर से ही शुरू करते हैं ना, बहुत सी बातें सुनने को मिलती हैं। अब देखिए, वॉयलेंस ना, जिस तरह मैंने कहा कि कल्चर है हमारे यहाँ, तो वॉयलेंस ना हमारे कल्चर का हिस्सा है एक तरह से। बचपन में ये सुनने को मिलता है ना कि टीचर को माँ बाप कह देते हैं कि इसकी खाल तुम्हारी है, हड्डियां हड्डी हमें दे हमारी। देना। तो ये क्या कॉन्सेप्ट ऐसा है? लगता है जैसे ठीक है, किसी उस्ताद की बहुत इज्जत हाँ। है, लेकिन आप वॉयलेंस शुरू से वो कर रहे हैं ना एम्बेड पे। मतलब ऐसा लगता है जैसे किसी बकरे की बात कर रहे बकरे की बात कर रहे हैं आप, हाल आपका ले लो। बच्चा है वो अपना। हाँ, अगर वो कोई गलत काम कर रहा है उसको डांटे, उसकी शिकायत करें, क्योंकि तरबियत का हिस्सा है वो, लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं है ना। तो मतलब वही ना कि हम लोग खुद ही उसको एम्पावर करते हैं। हाँ, हम कहते हैं कि अगर जब तक इसे मारेंगे नहीं, अच्छा ये ठीक कैसे होगा फिर? बिल्कुल। ऐसे फिर ये कहते हैं कि वही बेटियों को ज्यादा आजादी नहीं देनी, वो बिगड़ जाएंगी, बीवी को डरा के रखना जरूरी है वरना वो हाथ से हाँ। निकल जाएंगी। हम मसले को खुद ही कॉज भी करते हैं और फिर हम सोचते हैं कि ये मसला क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है, खुद आप कर रहे हैं। हाँ। ये तो घर से हो गई चीजें। फिर इसी तरह जब इकोनॉमिक उसकी आपकी फ्रीडम की बात नहीं हो रही, तो इसी तरह आपकी मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजिकल वेलबींग, इसके ऊपर भी स्कूल्स वगैरह में अभी तक कोई हमारी अवेयरनेस नहीं है। इस पे स्टेट क्या कर सकती है कि देखिए, एक तो हमने बात की कि जो बच्चे हैं उनको एजुकेट करना है, साथ ही साथ जो माएँ हैं उनको भी तो आपको करना है एजुकेट। बिल्कुल करना है। जो बाप हैं जो स्कूल नहीं जाएंगे, ऑब्वियसली ना वो जाएंगे कॉलेज, ना वो जाएंगे यूनिवर्सिटी,
उनको फिर आप कैसे करेंगे एजुकेट? तो आपको क्या लगता है कि इसमें सोशल मीडिया या मीडिया जो है वो कितना अहम रोल प्ले कर सकता है इसके अंदर? सोशल मीडिया तो बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि आजकल हर किसी के पास एक्सेस है सोशल मीडिया का, हर किसी के पास स्मार्टफोन है, तो वो बहुत ज़रूरी रोल प्ले करता है। साथ ही साथ आपने बाकी मीडिया की भी बात की, ठीक है, तो मैं यहाँ पर ड्रामा इंडस्ट्री या जो हमारी टेलीविजन इंडस्ट्री है उसका जिक्र करना चाहूँगी। हमारे ड्रामों में आजकल क्या दिखाया जा रहा है, आप मुझे खुद बताएं। हमारे ड्रामों में दिखाते हैं, अच्छा हीरो हीरोइन एक शदीद टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, शौहर मारता है लेकिन उसके बाद सॉरी कर लेता है, बस बात खत्म, फिर वो फिर से मारता है, फिर वो फिर से सॉरी कर लेता है। तो इस चीज को प्रमोट किया जा रहा है, इस चीज को रोमांटिसाइज किया जा रहा है और इस चीज को नॉर्मल दिखाया जा रहा है, और इस चीज को वुमेन एम्पावरमेंट कह के वुमेन एम्पावरमेंट कहा जा रहा है, और ये भी कि तुम खुद बड़ा शख्स बन जाओ उसको माफ करके। ये कहाँ की बात है, ये इसकी कोई सेंस, मेरे नजदीक तो इसकी कोई सेंस नहीं है। तो हमारे ड्रामों में ये क्या नैरेटिव चल रहा है, और यही चल रहा है और बहुत अरसे से चल रहा है। हमारे इसके ऑपोजिट कोई नैरेटिव एक दो ही शायद ड्रामे होंगे जो बने होंगे, तो हम क्यों नहीं बात करते? और खास वो जो हमारा मीडिया है वो भी इन चीज़ों पे बात नहीं करता कि चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, कि रात दिन कि वो एक रोमांटिक कहानी को लेकर चलते रहे। यहाँ पे एक लड़की है, उसका कोर मकसद ये है कि वो एक लड़के से शादी कर ली और लड़के का भी मकसद ये है कि यार मैं किसी वजह से शादी कर लूँ। रात दिन कि आप ड्रामा में ये दिखाएं कि जो एक लड़की है वो किसी अपना वो कुछ करना चाहती है, वो अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, कि उसके अपने क्लियर गोल्स भी है, कि उसका अपना एम भी है। मतलब इन चीज़ों पे हमने ना हमारे यहाँ स्कूल्स में, मतलब स्कूल्स और वहाँ तो हमारे इन चीज़ों पे ज़्यादा बात होती नहीं है। जो हमारे ड्रामा इंडस्ट्री है वो भी नहीं कर रही इन चीज़ों पे बात। वो भी मतलब वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे उन्हीं चीज़ों को एम्पावर कर रही है, जो कि एक नेगेटिव चीज़ है। बिल्कुल ऐसा ही है। हम लोग बहुत ईजी होता है ये कहते हैं ना कि यार वायलेंस बढ़ रहा है और मतलब इसकी क्या वजह है। आई थिंक हमें ये चीज़ फाइंड आउट करने की बहुत ज़रूरत है कि वो जो वजह है ना वो किसी एक ही वजह नहीं है। सिर्फ आपके पेरेंट्स का मसला नहीं है, आपके स्कूल्स का मसला नहीं है, पूरी सोसाइटी का मसला, पूरी सोसाइटी का मसला है। बिल्कुल। ये मतलब वो चीज़ एम्पावर ही इसलिए हो रही है क्योंकि पूरी सोसाइटी कलेक्टिवली काम कर रही है उसको एम्पावर करने के लिए विदाउट नोइंग इट। हाँ, लेकिन मुझे एक बात बताइए, किसी लड़की को मसला है या किसी लड़के को कोई मसला है, लॉ उसके लिए क्या करेगा? लॉ या पाकिस्तान लॉ में उसके लिए क्या फैसिलिटी है, या वो उसको कैसे फैसिलिटेट करेगा जो लॉ है आपका उनकी मसलों को? अच्छा, अब मैं आपको एक हैरत की बात बताती हूँ। पाकिस्तान का जो लॉ है ना, मेरे नज़दीक वो कहते हैं ना कि सबसे अच्छा शायद ना हो, लेकिन बहुत अच्छा कानून है हमारा डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर। और ये हैरत की बात है कि जब कानून इतना अच्छा है तो सोसाइटी में ये अभी तक इवल प्रिवेल क्यों कर रहा है? कानून बहुत अच्छा है हमारा, आप यकीन करें। हमारे पास हमारी फेडरल लेजिस्लेशन तो है ही है स्पेसिफिकली ऑन डोमेस्टिक वायलेंस। फेडरल लेजिस्लेशन के अलावा हमारे हर सूबे की अपनी अपनी फोकस लेजिस्लेशन भी है ऑन डोमेस्टिक वायलेंस। फेडरल लेजिस्लेशन जो है हमारी, उसका नाम है डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2012। उसके अलावा सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इन सब की भी अपनी अपनी लेजिस्लेशंस हैं। सबसे रीसेंट जो आई थी 2021 में, वो खैबर पख्तूनख्वा की आई थी। तो हमारे पास कानून हर सूबे का अपना अपना मौजूद है। और एक और अच्छी बात, हमारा कानून जो डेफिनेशन देता है ना डोमेस्टिक वायलेंस की, वो बहुत ब्रॉड है। उसकी वजह से बहुत सारे सिनारियोज डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन में फॉल करते हैं। सबसे पहली चीज, आपका इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल, सेक्सुअल, फिजिकल, हर तरह का वायलेंस इंक्लूडेड है इन एक्ट्स में। तो ये मतलब नहीं है कि डोमेस्टिक वायलेंस लेजिस्लेशन में सिर्फ फिजिकल वायलेंस की बात हो रही है, हर तरह के वायलेंस की बात हो रही है। तो पहली बात, अच्छी बात जो इसकी है वो ये है कि हर तरह के वायलेंस को ये कंसिडर कर रहा है। सही है। दूसरी इसकी अच्छी बात ये है कि इस लॉ ने ना सिर्फ मैरिटल रिलेशनशिप तक अपने रेंज को महदूद नहीं रखा हुआ। सही है। इसमें आपके हर तरह के लोग आ जाएंगे जो एक घर में इकट्ठे रह रहे हो। उसमें आपके माँ बाप हो सकते हैं, आपके बहन भाई हो सकते हैं, आपके कजन्स हो सकते हैं। और सबसे अच्छी बात जो रिसेंटली एक एक्सटेंशन आई है आहिस्ता आहिस्ता, वो ये कि इवन मोस्टली घरों में आप देखें हमारे ये होता है ना, डोमेस्टिक वर्कर्स रखे होते हैं हमने, और ज्यादातर उनमें से बच्चे होते हैं। बिल्कुल। अगर आप डोमेस्टिक वर्कर या जो डोमेस्टिक वर्कर जो बच्चा है उसके ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं, आप डोमेस्टिक वायलेंस के उसमें फॉल कर जाएंगे। तो सिर्फ फेमिलियल रिलेशनशिप वाले लोग नहीं, अगर आपके घर में आपने कोई काम आपने हेल्प भी रखी हुई है ना, हाउस हेल्प, वो भी इसमें इंक्लूडेड है, तो उनको भी प्रोटेक्शन दे रहा है लॉ, हमारा लॉ। तो आप मुझे बताएं, आपको क्या लग रहा है कि हमारा लॉ खराब है? तो अगर लॉ हमारा खराब नहीं है तो फिर क्या वजह है कि फिर लोगों तक उसकी अवेयरनेस क्यों नहीं पहुंच पा रही?
अब अगर डोमेस्टिक वायलेंस की मैं कैटेगरी वाइज बात करती हूँ, सबसे पहले देखिए फिजिकल वायलेंस है। फिजिकल वायलेंस में पता है मसला क्या होता है, कुछ केसेस हैं हमारे, उनमें मोस्टली जो केस लॉ है ना हमारा, जो हम पढ़ते हैं जजमेंट्स वगैरह, उसमें सबसे ज़्यादा इशू जो आता है ना वो ये है कि लड़की के ऊपर ना डोमेस्टिक वायलेंस काफ़ी टाइम से हो रहा होता है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप सुने, लड़की के ऊपर ना डोमेस्टिक वायलेंस काफ़ी टाइम से हो रहा होता है। जजमेंट में हम पढ़ रहे हैं अच्छा आहिस्ता आहिस्ता कि उसने एक दफ़ा अपने पेरेंट्स को शिकायत लगाई, पेरेंट्स ने वापस भेज दिया, उसने दूसरी दफ़ा शिकायत लगाई, थोड़े दिन वो अपने घर चली गई, फिर से वापस भेज दिया, तीसरी दफ़ा फिर से मारा शौहर ने, ये हो गया। आहिस्ता 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 पैटर्न होते होते ना ये केस पता है किस कैटेगरी में आते हैं, होमिसाइड की कैटेगरी में आ जाते हैं। वो लड़की मर जाती है इन दी एंड, आप यकीन करें। केसेस पहुंच जब कोर्ट में आते हैं तब तक होमिसाइड हो चुका होता है लड़की का। ये बहुत से केसेस में देखने को मिलता है हमें। सोचें आप, अगेन इसमें भी मसला जो है वो सोसाइटी लॉ की तरफ नहीं है, सोसाइटी का है, लॉ मौजूद है तो ये होमिसाइड की तरफ चले जाते हैं। एक हमारा बड़ा अच्छा केस था शौकत हुसैन वर्सेस द स्टेट, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि कोर्ट्स भी अपना काम कर रही हैं और लॉ भी अपना काम कर रहा है। उस जजमेंट में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ यही थी कि इसी तरह का सिनारियो था जिसमें तशद्दुद बार बार हुआ जा रहा था, अल्टीमेटली कत्ल हो गया लड़की का। कोर्ट्स ने ना इस केस में एक नया प्रिंसिपल एस्टैब्लिश कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसी सिचुएशन होगी ना जहां पर मियां बीवी का रिश्ता है और पहले से रिकॉर्ड मौजूद है कि उस लड़की के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा था, और अगर उस लड़की की सस्पिशियस डेथ हो जाती है तो बर्डन ऑफ प्रूफ ऑटोमेटिकली हस्बैंड के ऊपर आ जाएगा। हमारे यहाँ वैसे कानून ये कहता है ना कि यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। बिल्कुल इस सिचुएशन में उल्टा कर दिया उन्होंने। उन्होंने कहा हस्बैंड गिल्टी है, उसने प्रूव करना है अपने आप को कि मैं इनोसेंट हूं। अब पूरा उन्होंने रिवर्स कर दिया इस तरह के केसेस में। तो आप देखें कितनी एक्सटेंशन है लॉ की कि ऑटोमेटिकली उसको गिल्टी कंसिडर किया जाएगा। हस्बैंड लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है, क्यों उनको पता ही नहीं कि अगर हमारे साथ कुछ मसला हो रहा है, या पहली बात तो उनको पता नहीं होगा कि उनको साथ मसला भी हो रहा है। जी, अब फिजिकल वायलेंस में ये मसला है कि लोग ना इग्नोर, माँ बाप कहते हैं कि नहीं कराओ, सुलह कराओ, ये सब कुछ। इमोशनल वायलेंस में ये मसला है कि इस पे हमारे सोसाइटी में बात ही नहीं की जाती। और मैं इसमें एक चीज़ और ये पूछना चाह रहा था, आपने बात की इमोशनल वायलेंस की, जो साइकोलॉजिकल वायलेंस है, जिसको हम कहते हैं जी, इसको आप कैसे प्रूव करेंगे? मैंने आपको बताया ना कि जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया है कि यहाँ पर फिर एक आपका मेडिकल चेकअप होगा। इस तरह आप उठ के वरना चले जाएं, कोई भी कहें कि मुझे डिस्ट्रेस हो रहा है बहुत, मैं बहुत टेंशन में हूँ, मेरे शौहर ने मुझे ये कर दिया, आप इस तरह गलत फायदा नहीं उठा सकते कानून का। तो वो भी एक प्रोसीजर है, आपका मेडिकल चेकअप होगा, ठीक है। फिर वो आपको प्रैक्टिशनर अपनी रिपोर्ट लिख के देगा और उसकी बेसिस पे कोर्ट बताएगी कि हाँ ये क्रेडिबल है या नहीं है। और जो हमारा है इकोनॉमिक वायलेंस, उसके भी बहुत सक्सेसफुल केसेस आते हैं, क्योंकि साफ साफ प्रूफ होता है कि सक्सेशन का मसला है, शौहर मेंटेनेंस नहीं दे रहा, आपके पास एटलीस्ट प्रूफ होता है। साइकोलॉजिकल में ये मसला होता है हमारे पास कि वो मेडिकल प्रैक्टिशनर पहले वो करेगा, फिर आपको पता चलेगा। पॉइंट इज उसका भी सॉल्यूशन मौजूद है। यस बिल्कुल, लॉ हमारा बहुत अच्छा है। इसका कोई ऐसा है कि कोई इसका नंबर है या कुछ है कि जिसमें कोई अगर किसी के साथ कोई मसला है वो उस पर कॉन्टेक्ट कर सके? आप ये देखें ना, मुझे आप बताएं, आपने कभी सुना है अब देखें आप भी काफी अवेयर हैं, आप इन सब चीजों पे, करंट अफेयर्स पे वो रखते हैं सब। आपने कभी सुना है डोमेस्टिक वायलेंस हेल्पलाइन का पाकिस्तान में? आपने कभी सुना है कोई चाइल्ड प्रोटेक्शन हेल्पलाइन मौजूद हो? कुछ पता है आपको? नहीं। आप यकीन करें मौजूद है हमारी तो। लेकिन अगर आप जैसे लोगों को, मुझ जैसे लोगों को भी नहीं पता इन चीजों के बारे में, तो एक बेसिकली जो घर में रहती हैं खवातीन, ठीक है, जिनका बाहर सोसाइटी में ज्यादा आना जाना नहीं है, या जो बच्चे हैं उनको कैसे पता होगा? और जो गांव में रहते हैं उन्हें कैसे पता? हमारे पास दोनों मौजूद हैं। हमारे पास एक चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो है, उन्होंने अपनी हेल्पलाइन दी हुई है और बहुत आसान नंबर्स हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन की हेल्पलाइन का नंबर है 1121। ओके। और एक डोमेस्टिक वायलेंस हेल्पलाइन है बिल्कुल अलग, डेडिकेटेड टू डोमेस्टिक वायलेंस, ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स ने बनाई है, इसका है 1099। तो आप मुझे बताएं, चीजें सारी मौजूद हैं और आसान की हुई है लोगों के लिए। तो मसला मुझे बताएं कानून में बनता है या नहीं बनता? फिर मसला कानून का नहीं, मसला है स्टेट का कि स्टेट जो है वो अपने लोगों को अवेयरनेस देती नहीं है। इस चीज पे लोगों को प्रमोट करना कितना जरूरी है। और आई थिंक ये तो हेडलाइन तो स्कूल्स में होनी चाहिए। स्कूल्स में होनी चाहिए, मतलब स्कूल्स में आई वुड से ये जो हमारी सड़कों पे बैनर लगे होते हैं इतने, जो हर एक स्ट्रीट में 10-10 लगे हैं, उनमें 10 में से अगर एक आप ये हेल्पलाइंस का लगा दें तो कितनी अवेयरनेस गलियों में लगा दें आप। मैं कहता हूँ स्कूल्स के अंदर ये नोटिस बोर्ड पे आप ये एक हेल्पलाइन नंबर लगा दो, नोटिस बोर्ड पे बिल्कुल का ये है, और साथ में देखिए लोगों को पता ही नहीं है कि एग्जिस्ट करती हैं, चीजें हैं।
काफी अफसोस की बात है। यस, क्योंकि मुझे ये है ना कि ये मेरे हिसाब से ये नंबर यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल में हाँ होने चाहिए बिल्कुल कि भाई यू नेवर नो, लाजमी नहीं कि वो बच्चे के साथ हो रहा हो, जी कोई टीचर है उसके साथ हो रहा हो, बिल्कुल ठीक है सही ना। कह रहे हैं आप। मतलब उसे पता होना चाहिए कि अच्छा हाँ ठीक है जी, मेरे लिए कुछ है, हाँ मेरे लिए स्टेट, अच्छा और स्टेट काम भी, मतलब स्टेट ने लॉ बना दिया, काम जी हो रहा है, जी, बट जब वो इन्फॉर्म नहीं तो उसका फायदा क्या। फायदा क्या उस काम का। पहले तो इकरा आपका बहुत शुक्रिया, नहीं आपका कि शुक्रिया, इतना ज़रूरी टॉपिक था एंड आई एम रियली ग्लैड कि हमने डिस्कशन की। क्योंकि जनरली मुझे लगता है कि ऐसी ये वो टॉपिक है जिस पे बात होना बहुत ज़रूरी थी, जी क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि लोग, एक तो पहली बात कि कुछ लोग इन्फॉर्म्ड ही नहीं है, हम्म, और जो लोग इन्फॉर्म्ड है भी तो वो उनके पास एक सर्टन नॉलेज है जी चीज़ की, जी या तो वो कम्प्लीटली इन्फॉर्म्ड नहीं है, जी या तो वो इन्फॉर्म्ड ही नहीं है। जी जो कुछ बातें मुझे समझ में आई है, एक तो ये कि जो एजुकेशन है उसका बहुत बड़ा रोल है कि एजुकेशन सिस्टम में जो है ना, आपने कोई ना कोई हमें इस तरह का हमें लाजमी ऐड करना है कोर्स, और ये हमें स्टार्ट करना है फ्रॉम स्कूल लाइफ से, हम्म कि बच्चों को एक अच्छा इंसान बनने की तालीम जो है ना दी जाए। जी और फिर दूसरी चीज़, और ये चीज़ सिर्फ स्कूल में नहीं, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गई, क्योंकि अगर आपके पेरेंट्स आपको हर चीज़ नहीं बता सकते हैं, आप स्कूल में जा ही ले रहे हो ना, एक पूरा सिस्टम है। दूसरी बात कि लड़कियों को और लड़कों को ना, दोनों को अपने राइट्स और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्या पता होना चाहिए, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। और स्टेट का ये काम है कि वो लोगों को इन्फॉर्म करें। सबसे मेन चीज़, लॉ मौजूद है, लॉज हैं, पर लॉज का कोई फ़ायदा नहीं है अगर तो वो लोग पता ही नहीं है लोगों को पता कि ही नहीं उनके है, सही राइट्स क्या है और बात है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। और साथ में जब जो ये दो नंबर्स दिए हुए हैं, जी अगर हम इनको लोगों तक पहुंचा दें, जी, आई थिंक ये समझना ज़रूरी है कि उनको पता सबसे तो हो, ज़रूरी तो ये है कि उनको पता तो हो। हाँ उनको पता तो हो कि भाई करना क्या है मुझे, हाँ सही है। तो एकरा इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आई होप कि आपको भी अच्छा लगा होगा ये जी, पॉडकास्ट करके। आई एम वेरी ग्लैड कि हमने इसके ऊपर डिस्कशन की एंड आई होप कि आपके व्यूअर्स को भी अच्छी लगे नहीं, डिस्कशन फिर। आई एम श्योर, एंड थैंक यू वेरी मच आप लोगों का भी कि आप लोगों ने भी ये वीडियोस जो है, ये वीडियो देखी है, ये पॉडकास्ट देखा है। आई होप कि आप लोगों को भी जो है ना कुछ इस पे इन्फॉर्मेशन मिली होगी ऐसी, जो कि शायद आपके लिए या किसी और के लिए अगर ये चीज़ हेल्पफुल है, तो आई वुड से कि आप इसको शेयर करें, और इन्फॉर्म्ड होना बहुत ज़रूरी है, एंड वेल इन्फॉर्म्ड होना बहुत ज़रूरी है। लिमिटेड नॉलेज भी जो है ना वो भी ठीक नहीं है। और एक चीज़ और, किसी भी मसले को आप अगर इग्नोर कर रहे हैं, इट मीन्स आप उसका पार्ट बन रहे हैं, या आप उसको प्रमोट करने में उसका पार्ट बन रहे हैं। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, इग्नोर ना करें। अगर आपके सामने कोई भी इस तरह का केस आता है या आप देखते हैं, सबसे मेन चीज़ ये है कि आप उनको वेल इन्फॉर्म करें कि भाई ये आपके साथ ये मसला हो रहा है, ये आप ये चीज़ गलत कर रहे हो। अगर कोई आपका दोस्त है, जो लड़का हो लड़की कोई भी हो, ठीक है, अगर आपको लगता है कि उनके साथ कि वो किसी एक ऐसे मसले को फेस कर रहे हैं, तो उनकी हेल्प करें, रादर देन कि आप उन्हें इग्नोर कर दें, और उनको बताएं कि भाई आपके राइट्स और आपके लिए एक लॉ मौजूद है जो आपको हेल्प और आपको सपोर्ट करेगा। तो इसलिए थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू आपका भी एक बहुत शुक्रिया, नहीं आपका बहुत एंड शुक्रिया। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर बाद में होती है मुलाकात।